गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? घर में बैठे हैं, आराम से पढ़िए। क्रैश कोर्स क्लास कंटिन्यू करा रहे हैं। आज 14 जो क्रैश कोर्स क्लास है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। उसके अंदर आज कुछ न्यू पैटर्न ले रहे हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले चल रहे हैं, उसके बाद में एब्रीवेशन भी वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया है। एब्रीवेशन का के लेटर तक आ गया है। मल्टीपल चॉइस के 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और आज जो एग्ज़ाम का जो न्यू पैटर्न है उसको ले रहे हैं। तो 40 क्वेश्चन जो ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड रहेंगे वो आज अपने सॉल्व करवाएंगे। और दूसरी जो क्लास है वो ट्रू एंड फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस इन द मैथ्स वाला और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स वाला उसको भी करवाते रहेंगे। पूरा कंप्लीट करवाएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, उससे पहले पहले सारा कंप्लीट करवा देंगे। तो एक बार सारे वीडियो को सीक्वेंस वाइज से आपको देखना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ में, करते हैं स्टार्ट। और ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड जो 5 to 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। आपको बहुत ही सटीक और बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसको अच्छे से समझते हुए आपको करना है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन को करने से पहले आधा अधूरा पढ़ने के बाद में उनको आंसर दे देते हैं, फिर बाद में घर आकर के पढ़ते हैं कि नहीं इसका मतलब दूसरा था और हमने ऐसे दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास में प्रॉपर टाइम रहेगा और उस प्रॉपर टाइम के अंदर आपने छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ लिया, रफली पढ़ लीजिए, उसके बाद में वापस पढ़िए और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में उसका आंसर कीजिए, ताकि आपको जैसे ही गेट से बाहर आए और ये नहीं बोलना पड़ेगा अरे ये तो मेरे को आता था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स आज स्टार्ट करते हैं, नया पैटर्न है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर है फोरामेन मैग्नस अफरा, यहाँ पे लिखा हुआ है फोरामेन मैग्नस अफरा रक्त परिसंचरण का एक अस्थायी भाग है। इस फोरामेन मैग्नस मैग्नस अफरा रक्त परिसंचरण का एक अस्थायी भाग है। नहीं, फोरामेन मैग्नस का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे है फोरामेन मैग्नस, एक वर्ड फोरामेन मैग्नस आया हुआ है, दूसरा आया हुआ है प्लेसेंटा और तीसरा होता है ब्लड सर्कुलेशन। तो इनका इनके साथ में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये है फॉल्स में रहेगा। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ कि फोरामेन मैग्नस कहाँ होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मैग्नस, फोरामेन मैग्नस के अंदर देखिएगा ये जो हॉल होता है ना, फोरामेन मैग्नस जो होता है इस एक हॉल होता है और ये जो इसके ये जो है ऑक्सीपिटल बोन है, उस ऑक्सीपिटल बोन के पास में ये हॉल होता है और ये यहाँ से डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, जिससे कि अपन का जो मुंडी है वो मूवमेंट करने का काम करती है। ठीक है, तो फोरामेन मैग्नस का उस प्लेसेंटा के रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर कोई उसका रोल नहीं है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रॉन्ग रहेगा। जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो फॉल्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, प्लेटिफोलोइड जो पेल्वी का जो आंतरिक द्वार हृदय के आकार का होता है। देखिएगा मैंने आपको पहले ये भी नहीं होता है, हृदय के आकार का नहीं होता है, ये फॉल्स के अंदर जाएगा। क्वेश्चन गोचे से लिख लीजिएगा, प्लेटिफेलोइड पेल्विस का आंतरिक द्वार हृदय के आकार होता है। प्लेटिफोलोइड जो पेल्विस है उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये शेप टाइप का जो ये किस टाइप का, हार्ट के शेप का नहीं होता है, हार्ट के शेप का नहीं होता है। तो किस टाइप शेप का होता है, वो होता है प्लेट शेप का। किस टाइप का, प्लेट शेप या किडनी शेप का। नाम से ही दिया हुआ है प्लेटिफेलोइड। तो देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं।
टाइप ऑफ फेल्विस की बात करें, टाइप ऑफ फेल्विस की बात करें तो ये 4 टाइप की जो फेल्विस होती है, और उसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर आया था कि फ्लैटिफोलेट जो फेल्विस है उसका आकार कैसा होता है, उसमें लिखा हुआ था हार्ट शेप। तो ये हार्ट शेप वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फ्लैटिफोलेट जो है उसके अंदर जो शेप है वो होता है प्लेट शेप का हो जाएगा या किडनी शेप का हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा अदर, उनके अंदर देखिए गायनेकोइड पेल्विस है वो राउंड शेप की होती है और मोस्ट सुटेबल होती है, मोस्ट फेवरेबल जो पेल्विक है वो गायनेकोइड पेल्विस है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एंड्रॉयड पेल्विस जो हार्ट शेप की होती है, और एंथ्रोफॉइड पेल्विस है वो लॉन्ग ओवल शेप की होती है। याद रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि गायनेकोइड होती है वो राउंड रहेगी। दूसरा, एंथ्रोपॉइड और एंड्रॉयड जो होता है उसके बारे में डिफ़िकल्टी होती है, कन्फ्यूजन होने वाली चीज़ है। तो एंड्रॉयड है, देखिएगा एंड्रॉयड जो फ़ोन होता है वो फ़ोन कहाँ रखते हैं, ऊपर वाली जेब में, है ना। और ऊपर वाला जेब कहाँ पे है, हार्ट के पास में। तो ऐसे याद रखना है कि एंड्रॉयड जो पेल्विस है वो किस शेप की है, हार्ट वाली शेप है। ठीक है, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीवीआई के अंदर जाएगा, वीवीआई हर बार एग्जाम के अंदर इन पेल्विस के अंदर से एक नई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को साल्फिंजाइटिस कहते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि फेलोपियन ट्यूब है उसके जो पर्दा मतलब इन्फ्लामेशन हुआ है उसको साल्फिंजाइटिस कहते हैं। हाँ, ये ट्रू है ना, ये क्या है, ट्रू है। देखिएगा, किसी भी वर्ड के पीछे आई टी एस लगता है, इसका मतलब क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जिस वर्ड के पीछे आईटीएस लगा है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, और उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन होंगे तो उसको उस ऑर्गन से रिलेटेड उसको जोड़ दीजिए। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब को साल्फिंज बोलते हैं, ठीक है ना, साल्फिंज बोलते हैं, तो साल्फिंज बोलते हैं, तो इस कारण से इन्फ्लामेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब नॉन एज द साल्फिंजाइटिस। देखिएगा, कुछ इसके साथ साथ में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है, तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है जो एग्ज़ाम के अंदर आने लायक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है जैसे कि एग्ज़ाम के अंदर सॉरी उस जो क्वेश्चन के अंदर था कि साल्फिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो उसके साथ साथ में जो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको लिखना है। यदि साल्फिंजाइटिस नहीं आया तो इसके अंदर ये जो वर्ड है उसमें से आएगा। कौन कौन से वर्ड हैं देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है जिंजिवाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम, मसूड़ों में दर्द होता है तो उसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। स्टोमेटाइटिस, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ITIS लगा हुआ है, ITIS, इसका मतलब ये इन्फ्लेमेशन हो गया, और यहाँ पे स्टोमक मतलब स्टोमक का नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ये कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं और कन्फ्यूजन वाले ही एग्ज़ाम के अंदर दिया जाता है। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा का जो इन्फ्लामेशन है वो उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। आप यहाँ पे स्टोमक का मत कर देना, स्टोमक का दूसरा है, मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक। देखिएगा, गैस्ट्राइटिस आता है तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टोमक रहेगा, और स्टोमेटाइटिस रहेगा तो ओरल म्यूकोसा का जो लेयर है उसके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो ओफेराइटिस है वो इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी। और उसके बाद में है आपका आर्थराइटिस, आर्थो रिलेटेड टू जॉइंट, है ना, आर्थो रिलेटेड टू जॉइंट, और इन्फ्लेमेशन है तो उसके इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट आर्थराइटिस कहलाएगा। ब्लेफेराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड, आईलिड के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको बोलते हैं ब्लेफेराइटिस। उसके बाद में साल्फिंजाइटिस मैंने आपको बता दिया।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि जिंजिवाइटिस का मतलब क्या होता है, गैस्ट्राइटिस और स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या होता है, और साल्फिंजाइटिस के साथ साथ में आपको ओवरी का भी याद रखना है, फॉलोपियन ट्यूब का याद रखना है और ओवरी का याद रखना है। उसके साथ साथ में इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, टंग का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस। ये भी आप वर्ड उसमें जोड़ देना कि टंग का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस इज नॉन एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड है तो उसको याद करना ना भूलें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है क्वेश्चन नंबर 4। फेस प्रेजेंटेशन का निर्धारण अंग है सेक्रम। नहीं, ये क्या है, गलत है। फेस प्रेजेंटेशन का जो निर्धारण डिनोमिनेटर, इसके अंदर क्वेश्चन इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि जो फेस प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर क्या रहेगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा। तो आपको मैंने पहले वीडियो के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन के अंदर किस टाइप का डिनोमिनेटर अंग रहेगा उसके बारे में लिखाया हुआ है, तो सेक्रम है वो नहीं रहेगा, ठीक है ना। फेस के अंदर रहेगा मेंटम। कौन सा रहेगा, मेंटम, मेंटम। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, गलत हो गया। अब देखिएगा इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा ये इम्पोर्टेंट टर्म है, उसके अंदर आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आया था फेस के अंदर, फेस के अंदर जो डिनोमिनेटर है वो उसने वहाँ पे बोला था कि सेक्रम है, तो सेक्रम तो नहीं है, ये क्या है, मेंटम। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो डिनोमिनेटर रहेगा ऑक्सीपिट। उसके बाद में ब्रो प्रेजेंटेशन है तो रहेगा फ्रंटल। उसके बाद में फेस प्रेजेंटेशन है तो क्या रहेगा, मेंटम। ब्रिस्ट प्रेजेंटेशन है तो क्या रहेगा, सेक्रम। तो वहाँ पे यदि ब्रिस्ट प्रेजेंटेशन आता तो क्या होता, वो सेक्रम बोलते तो वो क्या हो जाता, राइट हो जाता। और शोल्डर जो प्रेजेंटेशन है तो उसका डिनोमिनेटर रहेगा स्केपुला या एक्रोमियन। तो ये इम्पोर्टेंट टर्म है, कुछ इम्पोर्टेंट डिनोमिनेटर है, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जामिनर है वो फेस का दे दिया है ना, वो ब्रिज का दे देगा, कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे से याद रखना है, दिमाग के अंदर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गर्भावस्था के 36 वीक में गर्भाशय जीफी स्टेडियम तक पहुंच जाता है। इसके अंदर जो फंडल हाइट है, फंडल हाइट है, बोल रहा है कि 36 वीक पर जो फंडल हाइट है वो जीपी स्टेडियम तक पहुंच जाती है क्या। हाँ, ये पहुंच जाती है, ये पहुंच जाती है, ये इसका आंसर रहेगा, वो ट्रू रहेगा। अब देखते हैं आपको फंडल हाइट के अंदर से क्वेश्चन, एक न एक क्वेश्चन आपका आएगा, और इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। तो देखिएगा उनको कौन से वीक के अंदर जो फंडल हाइट है या यूट्रस है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। उस इम्पोर्टेंट लाइन के अंदर देखिएगा कि एक साइड में लिखा हुआ है कि गर्भावस्था की स्थिति, अवधि मतलब कौन से ड्यूरेशन के अंदर, और फंडल हाइट का स्तर है ना, यूट्रस का जो फंडल हाइट है उसका जो लेवल है वो कहाँ तक होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा इम्पोर्टेंट है कि 12 वीक के अंदर सिम्फाइसिस प्यूबिस का स्तर पर है ना, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे रहेगा। और 12 वीक के बाद में, 12 आफ्टर द 12 वीक के बाद में जो यूटर्स होता है वो पेल्विक ऑर्गन न हो करके वो क्या हो जाएगा, एब्डोमिनल ऑर्गन होगा। तो 12 वीक तक तो होता है प्यूबिस सिम्फाइस तक, प्यूबिस सिम्फाइसिस तक होता है। तो 12 वीक वाला याद रखना है, क्वेश्चन के अंदर आएगा, ये जितने भी टर्म है वो आएगा। उसके बाद में है अब 16 वीक, सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के मध्य में, ठीक है ना, सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बलाइकस के मध्य में ये होता है। 20 वीक पे अम्बलाई के लगभग
अम्बलाइकस के लगभग 2 अंगुली चौड़ाई है ना के नीचे होता है। और उसके बाद में 24 वीक पे अम्बलाइकल के स्तर पर रहेगा। 28 वीक पे अम्बलाइकल और जीपी स्टेर्नम के मिलने वाली रेखा के निचले 1/3 भाग और ऊपरी 2/3 भाग के अंदर रहेगा। 32 वीक्स पे अम्बलाइकल और जीपी स्टेर्नम को मिलने वाली रेखा के ऊपरी भाग में 2/3 में मिलने पर बिंदु पर रहेगा। और 36 वीक पे जीपी स्टेर्नम के स्तर पे क्वेश्चन के अंदर यही आया था। क्वेश्चन के अंदर यही आया था कि 30 वीक्स के पर कहाँ पर रहेगा, तो जीपी स्टेर्नम के लेवल पे रहेगा। अब देखिएगा 40 वीक्स पे कहाँ पे रहेगा। देखो 40 वीक पे रहेगा वापस 32 सप्ताह वाले स्तर पे। अब ये नीचे क्यों आ जाता है, देखिएगा वापस नीचे क्यों आ जाता है, ये 32 वीक पे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक नोट डाल के बनाया हुआ है कि जब फंडल हाइट के स्तर पर होती है तो प्रेगनेंसी 32 सप्ताह की होती है या 40 सप्ताह की। इस बात का पता लगाने के लिए फिटस के एंगेजमेंट के बारे में पता किया जाता है। यदि फिटस का एंगेजमेंट हो गया है तो प्रेगनेंसी अवधि 40 सप्ताह होगी, और यदि एंगेजमेंट नहीं हुआ है तो एंगेजमेंट नहीं हुआ है तो प्रेगनेंसी की अवधि 32 सप्ताह होगी। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखना है कि यदि एंगेजमेंट हो गया है मतलब फिटस है वो पेल्विक के नीचे की तरफ आ गया है, तो उसमें जैसे नीचे की तरफ आ गया है तो यूट्रस की हाइट घट जाएगी, 32 वीक्स पे आ जाएगी। तो ये एक वेलकम साइन होता है। और एंगेजमेंट हुआ है नहीं हुआ है उसके देखना है। ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये रहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर आपको देखना है कि फंडल हाइट का जो टॉपिक है तो उसको अच्छे से देखिएगा कि कौन से वीक के अंदर जो यूट्रस है वो कौन से लेवल पे रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन के अंदर आता है, तो इसको देखना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, तीन गर्भाशय शिशुओं का विकास एक ही समय गर्भाशय के अंदर होता है तो उसे जुड़वा शिशु कहते हैं नहीं, उसको जुड़वा शिशु नहीं कहते हैं। देखिएगा क्योंकि जुड़वा मतलब ट्विंस, 2 ट्विन बेबी। तो यहाँ पे वर्ड क्या आया है कि 3 गर्भ शिशु बोला है, यहाँ 3 बोला है तो इसको बोलो क्या, ट्रिपलेट हो जाएगा। तो ट्रिपलेट हो जाएगा तो इसको ट्विंस नहीं बोलते हैं। देखिएगा कुछ मल्टीपल प्रेगनेंसी के टर्म है उसको देख लीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करें तो उस कंडीशन के अंदर द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन फिटस इन द यूटेरो एट द सेम टाइम, एक ही समय के अंदर एक से ज़्यादा होता है जो फिटस यूट्रस के अंदर रहेगा, उसको बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर कुछ मेडिकल टर्म है कि 2 फिटस यदि यूट्रस के अंदर है तो उसको ट्विन बोलेंगे, 3 फिटस है तो ट्रिपलेट बोलेंगे, 4 फिटस है तो क्वाड्रुप्लेट बोलेंगे, और 5 फिटस है तो क्विंटुप्लेट बोलेंगे, और 6 फिटस है तो 6टुप्लेट बोलेंगे। ये ध्यान रखना है, 5 और 4 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ये कंफ्यूजन करने वाला है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि 2 बच्चे का बोल दिया, 2 फिटस का बोल दिया, 3 का बोल देगा, 4 का बोल देगा, 5 का बोल देगा। तो इन सारे वर्ड को आपको क्या रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर, ये जो 3 गर्भस्थ शिशुओं का विकास एक ही समय पे हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, अवगार स्कोर द्वारा प्रसव निर्धारण का मूल्यांकन कर सकता है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ड आया है कि अवगार स्कोर है जो न्यूबॉर्न जो बर्थ होता है उसका हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए किया जाता है। हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए किया जाता है। तो ये प्रसव निर्धारण किया जाए मतलब लेबर किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसका कोई इसमें रोल नहीं है, तो इसके ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अब स्पीड को थोड़ा बढ़ाते हैं। कॉर्ड प्रोलेप्स एक प्रसव संबंधी समस्या नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। देखो
कॉर्ड जो प्रोलेप्स है ये प्रसव संबंधी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ना, ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये गलत है। कॉर्ड प्रोलेप्स है तो ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लेबर की, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोटिफॉर्म मोल को वेसिकुलर मोल भी कहते हैं, हाँ ये सही है ना। 9 नंबर क्वेश्चन है, ये वेसिकल मोल भी कहते हैं, ये ट्रू के अंदर रहेगा, क्योंकि जो कोरियोनिक विलाई है वो एक मास के रूप में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो जिसके अंदर ग्रेप लाइफ से जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है और वेसिकुलर मोल के जैसा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के समय मधुमेह है तो उसे गेस्टेशनल मधुमेह कहते हैं, हाँ। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो डायबिटीज होता है तो उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इसका आंसर हो गया ट्रू, इसका आंसर हो गया ट्रू। नेक्स्ट, पेल्विक 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, देखिएगा यहाँ पे आया है पेल्विक। पेल्विक कितने हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं, 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, तो 3 हड्डियाँ तो नहीं हुई, तो ये क्या है, ये हो गया फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी। कौन सी हड्डियां हैं वो पेल्विक वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से बताया है, पूरा पूरा बोन, लिगामेंट, जॉइंट, उसके बारे में सब बताया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट, एड्स का कीटाणु SIV है, यहाँ पे देखो आया है कीटाणु, कीटाणु नहीं होगा, यहाँ पे विषाणु होगा, विषाणु वायरस होगा, तो हाँ ये है जो SIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, वो एड्स का ही जो कीटाणु या विषाणु है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। उसके बाद में नितंब प्रस्तुति के डिनोमिनेटर ऑक्सीपुट है, देखो या नितंब मतलब बटेक्स आया है, बटेक्स, तो बटेक्स का डिनोमिनेटर क्या है वो मैंने आपको पहले बता दिया है, तो ये जो डिनोमिनेटर ऑक्सीपुट है वो नहीं है ना। बटेक्स का सूत्र क्या रहेगा, सेक्रम रहेगा ना, सेक्रम, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया गलत। पहले मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको सारा उसको एक डायग्राम के थ्रू दिखवा दिया। गर्भाशय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 गलत है, यहाँ पे जो ट्रू लिखा हुआ है ये गलत है, ये गलत यहाँ पे छपा हुआ है, तो इसलिए गर्भाशय की मध्य लेयर को मायोकार्डियम नहीं बोलते हैं। देखो मायो रिलेटेड टू मसल्स, कार्डियो रिलेटेड टू हार्ट, तो यहाँ पे बात कहाँ की हो रही है, यूट्रस की, किसकी हो रही है, यूट्रस की, तो यूट्रस को एक मेडिकल टर्म के अंदर मेट्रियम बोलते हैं, मेट्रियम, तो मायो यदि मेट्रियम होता तो ये सही होता है ना, तो ये क्वेश्चन है वो गलत है, तो इसके सॉरी, गर्भाशय की मध्य परत को मायोमेट्रियम कहेंगे न कि मायोकार्डियम, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जाएगा वो फॉल्स जाएगा, ठीक है। देखिएगा यूट्रस की लेयर के बारे में, देखिएगा ये यूट्रस की लेयर है, इस यूट्रस की लेयर के अंदर आप देखिएगा कि जो आउटर लेयर है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और मिडिल लेयर है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। यहाँ पे ध्यान रखना है, एंडो के अंदर क्या आया, एन आया ना, इन, तो उसको मतलब सबसे इनर वाली लेयर है, और ये पेरी आपने देखा होगा कि पेरिफेरल मतलब आउटर साइड, तो ये आउटर हो गया, और मायोमेट्रियम मिडिल लेयर होती है। तो क्वेश्चन के अंदर ये था कि यूट्रस के जो मिडिल लेयर है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं, नहीं कार्डियम नहीं आएगा, मेट्रियम आएगा, ये अपन को 3 लेयर है उसके बारे में ध्यान रखना। यदि वो हार्ट का पूछता है मिडिल लेयर तो वो ठीक था, ठीक है ना, तो इसका आंसर जो जाएगा वो रॉन्ग में जाएगा। गर्भाशय के 24 सप्ताह के से गर्भाशय का फंडस नाभि तक पहुंच जाता है, देखिएगा ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, गर्भाशय का 24 सप्ताह में गर्भाशय का फंडस नाभि तक पहुंच जाता है, हाँ 22 से 24 वीक्स तक वो अम्बलाइकस तक पहुंच जाता है, 22 से 24 वीक पे,
है ना। तो यदि कहीं 22 भी आता है तो भी सही है, 24 भी है तो वो भी सही है। इसका आंसर जाएगा वो ट्रू रहेगा। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भाशय से निकालने को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। हाँ, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, यूट्रस को रिमूव करना हिस्टेरेक्टोमी। जिस वर्ड के पीछे एक्टोमी आता है, जिस वर्ड के पीछे एक्टोमी आता है उसका मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल कहते हैं। और ओटोमी आता है, ओटोमी का मतलब होता है ओपन करना। तो हिस्टेरे मतलब रिलेटेड टू यूटेरस और एक्टोमी मतलब रिमूव करना, तो उसको बोलते हैं, ये जो आंसर है वो रहेगा ट्रू रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में फेलोपियन नली में सूजन आने को ओफेराइटिस बोलते हैं। नहीं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, मैंने पहले भी बताया था कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्वेलिंग आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साल्फिंजाइटिस बोलते हैं। और ओफेराइटिस बोलते हैं ओवेरी को, ओवरी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के लंबवत अक्ष के साथ गर्भस्थ शिशु की लंबवत अक्ष में जो संबंध दिखाता है उसे स्थिति कहते हैं। हाँ, ये लाई है, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फिटस टू लॉन्ग एक्सेस ऑफ द यूटरस, तो ये है ट्रू रहेगा। पहले भी आपको बताया हुआ है इसके बारे में। लाइव प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, डिनोमिनेटर, उसकी क्या डेफिनेशन है वीडियो के अंदर बताया हुआ है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है। जब प्रसूति की 18 क्वेश्चन हो गया है, उसके बाद में 18 के बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। तो आज अभी इतना ही, धन्यवाद।